We all are here gathered together for the guest lecture on the process design and development for the entrepreneur development. So process design is where the product is broken down into the parts which further can be helpful in the actual manufacturing process. There are 7 steps for the designing of the process. First is identify the problems, researching in depth, identifying possible solution, evaluating and selection of promising solution, creating a prototype, and testing and troubleshooting. So, it is immense pleasure of mine to introduce you to our today's speaker, Professor Brijesh Mishra sir. Is a co-founder and head of research at RB Science Research Lab, Bhopal, a research-based startup for the pharmaceutical and biological science. He has completed M.Pharmacy in Pharmaceutical Science in 2004. He has an 2-year industrial experience and 18 years research and teaching experience. He has awarded 45 national and international publications and 1 patent, and awarded with the Vasu Narayan Award for the Best Research Educators in 2022. So I would like to request to Mr. Brijesh Kumar sir to please motivate to our student. प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यानी कि आपको अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना हो, आपको कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही क्रिटिकली इम्पोर्टेंट होता है। इस पूरी प्रोसेस को, यहाँ जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। आपको कुछ सोचना है, इनोवेट करना है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिज़ाइन थिंकिंग। डिज़ाइन थिंकिंग की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम जिसके लिए ये प्रोसेस या जिसके लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कौन है? वहाँ तक आवाज आ रही है? आ रही है? इसके बिना कंज्यूमर कौन है? पेशेंट या कस्टमर। हम यहाँ पेशेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा कंज्यूमर यानी कि वो बंदा, वो लोग जो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं, जो हमारी प्रोसेस से फ़ायदा उठाने वाले हैं, वो है हमारे कंज्यूमर्स। अगर मैं एक सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो हम सब कंज्यूमर हैं, है ना? तो कंज्यूमर बेस्ड पूरी थिंकिंग होती है। It is used to solve complex problems in a user-centric way. मैडम ने आपको 7 स्टेप्स बताए थे डिज़ाइन प्रोसेस डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए। मैं आपको सिर्फ 5 स्टेप्स बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो है, दैट इज़ आप जो भी सोच रहे हैं, ये यूज़र को ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़र को एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम हो, तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है यूज़र को क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमको सबसे पहला स्टेप है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। अब ये जो आइडियोलॉजी एंड प्रोसेस है, आइडियोलॉजी मतलब आपके पास एक आइडिया है। हमने बात की थी यहाँ पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग की। मैडम ने जब आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था तो आपको मैडम ने बताया था कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड द एग्जिस्टिंग गैप्स। यहाँ 2 तरीके से काम होता है। एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जिसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको उसको सॉल्व करना है, तो ये जो मैडम ने बताया था वो है। दूसरा, आपके पास एक आइडिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पता, आपको उसके बारे में कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट अगर नहीं पता है, आपके पास एक आइडिया है, तो उस आइडिया को आपको यूज़र तक पहुंचाना है। तो इसीलिए यूज़र सेंट्रिक वे, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आप यूज़र के लिए फ्रेंडली बनाते हो। अगर मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल का एक यूज़र इंटरफेस होता है। मोबाइल का यूज़र इंटरफेस क्या होता है? अब मोबाइल सबके पास है तो ये बता सकते हो।
मोबाइल का यूजर इंटरफेस क्या होता है? मोबाइल खोलो। नहीं, फेस लॉक इज नॉट यूजर इंटरफेस, दैट इज प्राइवेसी सेटिंग्स। मोबाइल खोलो, जो होम स्क्रीन आती है उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसमें आपके सारे ऐप्स डिस्कवर होते हैं, उसको हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। कुछ मोबाइल्स, अगर पुराने नोकिया के मोबाइल्स देखोगे तो उनका यूजर इंटरफेस कुछ और था, माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड मोबाइल्स का कुछ और था, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल्स का कुछ और है, और iOS बेस्ड मोबाइल्स का कुछ और है। हर एक यूजर फेस इंटरफेस जो है वो यूज़र को ध्यान में रख के बनाया जाता है कि उसको क्या क्या ऐप्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सामने होम स्क्रीन पे होने चाहिए, जो कम इम्पोर्टेंट है वो पीछे ऐप फोल्डर में जाते हैं। तो दिस इज आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। ये कैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है? मैंने एक मोबाइल मार्केट में लाया, 100 लोगों को बांटा, उन्होंने देखा इसमें यार ये अच्छा नहीं है, इससे अच्छा वो वाला मोबाइल था। तो जो रिसर्च टीम होती है वो यही कलेक्ट करती है, तो उससे उनको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है और वो उसका सलूशन ढूंढते हैं। हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास एक आइडिया है, हमको उसको बेचना है। फ्लिपकार्ट के पहले किसी ने ई कॉमर्स का नाम सुना था? फ्लिपकार्ट के पास एक आइडिया था, मतलब मिस्टर बंसल के पास एक आइडिया था कि मैं एक ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जहां सब कुछ मिलेगा और मेरे पास कुछ नहीं होगा उसमें से। उस आइडिया को उन्होंने बेचा। तो दैट इज, यू आर हैविंग एन आइडिया एंड यू हैव टू मेक यूजर थिंक दैट इससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों ही तरीके हैं यूजर सेंट्रिक होने के, ये दोनों ही तरीके हैं जिससे आप यूजर सेंट्रिक प्रोसेस डेवलप करते हो। टोटल 5 स्टेप्स हैं डिजाइन थिंकिंग के। पहला स्टेप है एम्पैथाइज। पहला स्टेप है एम्पैथाइज, ये सब आपको गूगल पे बहुत इजीली मिल जाएगा। दूसरा स्टेप है डिफाइन, तीसरा स्टेप है आइडिएट, चौथा स्टेप है प्रोटोटाइप और 5वां स्टेप है टेस्ट। तो सबसे पहला स्टेप जो एम्पैथाइज है, अच्छा ये पांचों स्टेप ज़रूरी नहीं है कि एक सीक्वेंस में चलें। इन पांचों स्टेप की सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी स्टेप कहीं से भी काम कर सकता है, और अगर वो डायग्राम देखोगे तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। टेस्ट पे आके भी आप डिफाइन पे आ सकते हो। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग में आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो अगर फेल हो रहा है तो आपको अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फिर से आना पड़ेगा, आपको नया सोल्यूशन डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करने जाते हैं तो एक बार में वो प्रोडक्ट स्टेप वाइज चले, तो पहला फेज यही है एम्पैथाइज। इसका मतलब कंज्यूमर की भावनाओं को समझो, कंज्यूमर को क्या चाहिए उसको समझो, ये कहलाता है एम्पैथाइज। गैदर हाई क्वालिटी कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, इट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर सक्सेसफुल डिज़ाइन। सब कहानी का सार एक ही है, कंज्यूमर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, उसका पता करो, और कंज्यूमर एक प्रोडक्ट से क्या स्पेसिफिकली चाहता है उसका पता करो। अगर मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा बहुत सिंपल तुम्हारे से सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो दिस इज एम्पैथाइज, जिसमें आप कंज्यूमर के पास जाते हो, एक सर्वे करते हो। आप जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पहले एक सर्वे होता है। वो सर्वे इसलिए होता है कि हम ये समझ सकें कि जो हमारा प्रोडक्ट खरीदने वाला है उसको प्रोडक्ट से क्या रिक्वायरमेंट है। इस प्रोसेस को कहते हैं एम्पैथाइज। दूसरी स्टेप है डिफाइन। इससे आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक लेआउट मिलता है। जब आप कंज्यूमर का पूरा भावनाओं, उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी पसंद नापसंद सब चीज़ों को समझ लेते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एक लेआउट मिलता है। इससे आपको पता चलता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ये खामियां हैं तो हमारे प्रोडक्ट में वो नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ आप अपने सलूशन को डिफाइन करना शुरू करते हो। इस प्रॉब्लम का ये सलूशन हो सकता है। तो जब आपकी पूरी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं कंज्यूमर से फीडबैक लेने के बाद, तो आप उन प्रॉब्लम्स को एक बोर्ड पे नोट आउट कर लेते हो और उसके लिए सलूशन बनाना शुरू करते हो। दिस स्टेप इज कॉल्ड एज
डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप है आइडिएशन। यहाँ पे अब आप क्रिएटिव हो जाते हैं। आपको प्रॉब्लम पता है, आपको रिक्वायरमेंट्स पता है, अब आपको सिर्फ सलूशन बनाना है। आपको एक सलूशन नहीं बनाना है उस प्रॉब्लम के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए आपको कई सलूशंस बनाने हैं। अगर एक ही सलूशन उस प्रॉब्लम का होता तो वो प्रॉब्लम कभी होती नहीं। उसके लिए आपको अपनी क्रिएटिव थिंकिंग यूज़ करनी है, अपना नॉलेज यूज़ करना है और उसके कई सारे सलूशंस बनाने हैं। क्रिएट पॉसिबल पाथवेज, अलग अलग तरीके ढूंढो जिससे उस प्रॉब्लम के लिए आप एक सलूशन बना सको। यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर ढूंढना पड़ेगा, लैंडस्केप मैपिंग, एरिया देखना पड़ेगा। जो थ्रिलर मूवीज़ देखते हैं तो बोर्ड पे चलता है ना, यहाँ से यहाँ खून हुआ, वहाँ से वहाँ खून हुआ, दैट इज़ पोस्ट इट नोट्स बोलते हैं उसको। ये सब इस स्टेज में आता है जिस स्टेज में आप उस प्रॉब्लम के लिए सलूशन डिज़ाइन करते हो। यहाँ पे की क्या है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जो अलग अलग सलूशंस ऑफर करे, जिसमें अलग अलग चैलेंजेस हों, अलग अलग ऑप्शंस हों, और आप हर एक ऑप्शन को टेस्ट करके एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करो जिसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। इवेंचुअल गोल इज रीचिंग ऑन स्ट्रॉन्गेस्ट पाथवेज। आपने 100 पॉसिबल आंसर्स निकाले, उसमें से 4 आंसर ऐसे होंगे जो सही हैं, और उन 4 में से आप जब आइडेंटिफाई फाइनली उसको डिज़ाइनिंग पे जाओगे तो एक आंसर जो होगा जो पूरी तरीके से सटीक होगा। तो दैट इज़ आइडिएशन स्टेप। प्रोटोटाइप मतलब वो स्टेज जिसमें आइडिया को फिजिकल आर्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, या अगर गूगल पे ढूंढोगे तो टेंजिबल आर्टिफैक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। टेंजिबल मतलब जिसको छू सको। फिजिकल आर्टिकल्स में जब एक आइडिया को कन्वर्ट किया जाता है तो ये प्रोटोटाइप कहलाता है। ये फिजिकल आर्टिकल्स ज़रूरी नहीं कि एक बनी बनाई टैबलेट हो, ये लेगो मॉडल्स हो सकते हैं। मतलब आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो जो आप खिलौना बना रहे हो, मान लो, तो खिलौना बना रहे हो तो आप सीधे खिलौना 3D प्रिंट करके नहीं निकाल लोगे। पहले आप उसको कागज़ पे बनाओगे, कार्डबोर्ड्स पे बनाओगे, लेगो मॉडल्स बनाओगे। लेगो मॉडल्स बनाने के बाद 3D प्रिंट करोगे, फिर फाइनली आप प्रोडक्शन करके देखोगे कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ आगे आर्टिकुलेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। प्रोटोटाइप ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई चीज़ का, आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है प्रोसेस को, तब जाके एक ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट होता है जिसको आप बोल सकते हो हाँ ये फाइनल प्रोडक्ट बनने के लायक है। उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्रोटोटाइप। तो इट इज़ ए रैपिड इटरेटिव प्रोसेस। रैपिड क्यों? ऐसा नहीं कि आज हमारा रिजल्ट फेल हुआ, हम 1 साल बाद चेक करेंगे। हमारा रिजल्ट आज फेल हुआ है तो हमको आज ही नया स्टेप उसका करना है ताकि एक बेटर प्रोडक्ट बन सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आप नहीं बनाओगे तो उस सोल्यूशन पे कोई और काम करेगा। तो जब हम टेस्टिंग पे आते हैं तो क्वांटिटेटिव बेंचमार्क या स्पेसिफिकेशंस हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम नंबर में कैलकुलेट करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है टेस्टिंग करने का। लेकिन क्वालिटेटिव असेसमेंट ये उससे भी इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। क्वांटिटेटिव बेंचमार्क तो ज़रूरी है कि किसी भी प्रॉब्लम का आप अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें 1% प्रॉब्लम है। उससे भी ज़रूरी है क्वालिटेटिव असेसमेंट। क्यों? क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है, मैंने ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है। तो मैं जब ये प्रोटोटाइप आपको टेस्टर्स बांटते हैं, लड़कियां कॉस्मेटिक्स खरीदती हैं, लड़कों को टेस्टर्स नहीं मिलते। लड़कियां कॉस्मेटिक्स खरीदती हैं, लिपस्टिक के टेस्टर्स होते हैं, आप वो फाउंडेशन लगाते हो तो हाथ पे लगा के दिखाते हैं, है ना, दे आर टेस्टर्स। ये क्यों दिखाते हैं? उससे कोई क्वांटिटेशन नहीं हो रहा है कि ये इतना स्प्रेड हुआ, लेकिन इससे आप मैच कर रहे हो ये मेरी स्किन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं, इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं। ये क्वालिटेटिव असेसमेंट है। हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है कि हमारा सस्पेंशन फ्लोकुलेट वो सेडिमेंट हो रहा है। हमने यूज़र्स को फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिला के दिया, तो अब वो बताएंगे ना कि ये फ्लोकुलेट नहीं हो रहा है, इसमें अच्छा है, लेकिन वो बताएंगे इसके पार्टिकल्स गले में जाके अटक रहे हैं। वो क्वालिटेटिव असेसमेंट है। जब वो टेस्टर्स को यूज़ करेंगे वो, तो आपको
उसके प्लस और माइनस वो यूज़र्स बताएंगे। आपका रिसर्च डिपार्टमेंट उसको क्वांटिटेटिवली असेस कर लेगा, इतने देर में ये सेडिमेंट हो गया, प्रॉब्लम तो हमारी यही थी, आपके हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पर क्वालिटेटिवली जिसको उसे यूज़ करना है वो उसको यूज़ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये तो वही बता सकता है। तो यहाँ पे प्रोटोटाइप जनरेशन की, प्रोटोटाइप एक इनिशियल स्टेज है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जहाँ पे फाइनल रिलीज के पहले आप प्रोडक्ट की किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। अगर बाय डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ स्केल डाउन वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट। जैसे हम टैबलेट की बात करें तो पायलट प्लांट, 1000 टैबलेट बनाएंगे और चेक करेंगे सब पूरी प्रोसेस हमारी सही है कि नहीं है। तो इट इज़ अ स्केल डाउन वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट। अब प्रोटोटाइप बनाने के स्टेप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले आपका जो इन्वेंशन का आइडिया है उसको अच्छे से जनरेट कर लो। उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आपके आइडिया में आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने सोल्यूशन पे, अपने आइडिया पे कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप उसका प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। तो पहला स्टेप है जनरेट योर इन्वेंशन आइडिया। दूसरा स्टेप है अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करो। ये डिज़ाइनिंग आप सबसे पहले कागज़ों पे करते हो, ये डिज़ाइनिंग आप कागज़ों पे करते हो। तीसरा स्टेप है कॉन्सेप्ट डेवलप करो कि आपको अपने प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स चाहिए, आपको अपने प्रोडक्ट का लुक कैसा चाहिए। तो इसके लिए हम 3D मॉडल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रोटोटाइप को डिज़ाइन करके बनाओ। अब आपको, जब आपने अपना आइडिया क्लियर कर लिया, आपने कागज़ों पे उसको डिज़ाइनिंग कर लिया, उसका एक मॉडल कागज़ों पे तैयार कर लिया, 3 डायमेंशनल स्टडीज़ कर ली कि लेंथ विड्थ हाइट इतनी होनी चाहिए, अब आपको उसका एक फिज़िकल मॉडल तैयार करना है। ये फिज़िकल मॉडल तैयार करो और इसके बाद इस फिज़िकल मॉडल की टेस्टिंग कर करके इसको आपको इम्प्रूव करना है ताकि आप एक हाई एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार कर सकें। टीएलसी में एक ऐसी प्लेट होती है सिलिका जेल की, इसके ऊपर सैंपल लगाते हैं और एक सॉल्वेंट में इसको डिप कर देते हैं। तो सॉल्वेंट सैंपल को अपने साथ लेके उस प्लेट पे मूव करता है और उसके कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। ये टीएलसी होती है। ये प्लेट बनी होती है एल्यूमिनियम पे। लैब में हम कांच पे बनाते हैं, लेकिन ये प्लेट जब हम बनी बनाई प्लेट खरीदते हैं तो ये बनी होती है एल्यूमिनियम पे और 6x6 की प्लेट होती है, 6 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर की। उतनी बड़ी टीएलसी प्लेट हमको यूज़ नहीं करनी होती है, हम उस प्लेट को कैंची से काटते हैं। और एल्यूमिनियम को जब कैंची से काटोगे तो हाथ कटता है, क्योंकि आप उसको ऐसे मोड़ नहीं सकते, पेपर की तरह ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते। आपको प्लेट बिना डैमेज हुए यूज़ करनी है, तो हम उसको कैंची से काटते हैं और उसमें कई बार हाथ कटता है, कई बार प्लेट ख़राब हो जाती है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन डिज़ाइन किया गया टीएलसी प्लेट कटर। एक बंदे को बड़ी दिक्कत हो रही थी, उसको केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करना था और हर एक्सपेरिमेंट में उसको कम से कम 50 से 60 छोटी छोटी प्लेट्स चाहिए थी। अब उतनी प्लेट्स काटने में उसका पूरा का पूरा दिन चला जाता था। तो उस बंदे ने इसका सोल्यूशन निकाला और एक डिवाइस तैयार की, टीएलसी प्लेट कटर। कुछ भी नहीं था उस डिवाइस में, एक प्लास्टिक की शीट पे उसने वर्टिकल लाइंस बना दिए, मतलब गैप्स बना दिए। उस शीट को प्लेट के ऊपर रखते हैं और ब्लेड से काटते जाते हैं। तो आपकी प्लेट की लेंथ, उसकी हाइट सब फिक्स हो जाती है। आपको एक ही साइज़ की अलग अलग प्लेट्स 2 मिनट में मिल जाती है, जिसके लिए उसको पहले पूरा दिन लगता था और अदर 2-3 घंटे लग जाते थे और उसका हाथ भी कटता था। अब वो प्लेट उसको मिल जाती है 2 से 3 मिनट के अंदर। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ आइडिएशन एंड प्रोटोटाइपिंग। मैं यूज़ करता हूँ, ये जिसने बनाई है उससे मैंने भी खरीदी है और मैं यूज़ करता हूँ इसको। तो ये प्रोटोटाइपिंग और आइडिएशन का सिंपल एग्जांपल है और कोई मैजिक साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लगाना था कि हम प्लेट्स कैसे काटेंगे। हमको भी पता है अगर हमको कोई चीज़ काटनी है तो स्केल रख के हम काट लेते हैं उसको। वो चीज़ को इन्होंने यूज़ करके टीएलसी की प्लेट्स को, एल्यूमिनियम की प्लेट्स को काटना शुरू किया। उसी बंदे ने पोर्टेबल यूवी कैबिनेट बनाया। पोर्टेबल यूवी कैबिनेट, यूवी कैबिनेट एक इतना बड़ा चैम्बर होता है लैब के अंदर, उसमें 2 यूवी लाइट्स होती है, शॉर्ट रेंज यूवी और लार्ज हाई वेवलेंथ यूवी।
और इसमें हम TLC प्लेट्स की स्टडी करते हैं, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि केमिस्ट्री में जब हम TLC करते हैं तो हमको सोल्यूशन कलरलेस होने के कारण कुछ भी दिखता नहीं उस प्लेट पे, और जब उस पर UV लाइट गिरती है तो उसमें हमको दिखता है। तो इसके लिए एक तो इतना बड़ा चैम्बर, उसको आप लेके कहीं जा नहीं सकते। आप मान लीजिए सूटिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको वहाँ UV देखना है, तो आप इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लेके नहीं घूम सकते। तो उसका सोल्यूशन उसने निकाला पोर्टेबल UV कैबिनेट। UV के लैम्प्स में UV लाइट्स को यूज़, LED बल्ब्स को यूज़ किया गया और कार्डबोर्ड का चैम्बर बनाया गया। सिंपल कार्डबोर्ड का चैम्बर बनाया गया इतना सा, क्योंकि प्लेट आपकी इतनी बड़ी है तो इससे बड़े चैम्बर की आपको आवश्यकता नहीं है, और कार्डबोर्ड का होने के कारण आप उसको कहीं भी लेके जा सकते हो। उसको ऑप्टिमाइज करके अपग्रेड करके आप एक्रेलिक फाइबर में भी बनाते हो तो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 ग्राम का होगा। तो दिस इज़ अ पॉसिबल सोल्यूशन फॉर पोर्टेबल UV। इतने बड़े चैम्बर की जगह उस चैम्बर को छोटा कर दिया ताकि आप उसमें अपनी स्लाइड को इजीली देख सको, और बड़े बड़े लैंप्स लगा, ट्यूबलाइट्स लगाने की बजाय उसमें LED बल्ब्स लगाए UV के। तो आपकी दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। समझाता हूँ। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यहाँ पे एक लाइट है, ये डॉट जो है समझो ये लाइट है, ये हैंड हेल्ड TDS मीटर लिखा है, ये सैंपल है, और इसके आगे डिटेक्टर है। लाइट यहाँ से सैंपल पे गिरती है, फिर डिटेक्टर में जाती है। ये सब एक कैबिनेट के अंदर होता है। ये जो सैंपल है इसको बनाने की एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होती है। इसको पैलेट्स या मल्स में बनाते हैं। अगर पैलेट्स या मल्स भी नहीं बना रहे तो डिस्पर्सिव IR में एक छोटे से कैबिनेट में KBR के साथ भर भर के उसमें सैंपल भरते हैं। तो ये प्रोसेस में एक तो सैंपल ज़्यादा लगता है, KBR लगता है, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। ब्रूकर नाम की एक कंपनी है। मेरे जैसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, कौन मुलेट पैलेट्स बनाएगा, कौन मल्स प्रेस करेगा, उसके लिए अलग मशीन खरीदेगा। तो उन्होंने इसका एक सिंपल सोल्यूशन निकाला, टॉप लोडेड। डिसएडवांटेज इसमें है, पर ये आपको एक सिंपल सोल्यूशन ऑफर करता है। आपको सिर्फ अगर अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, आपको बेसिक स्टडी करनी है, तो इन्होंने क्या किया, ये लाइट पाथ को इस डायरेक्शन की बजाय ऊपर से नीचे कर दिया होता है, जिसके अंदर लाइट सोर्स के लिए ड्यूटेरियम लैंप यूज़ होता है। वो UV लाइट जनरेट करता है। मोनोक्रोमैटर सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी सीक्वेंसेस होती हैं, और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट बनता है। ये इंस्ट्रूमेंट लेके आप फील्ड में नहीं जा सकते, ये इंस्ट्रूमेंट लेके फील्ड में नहीं जा सकते। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी हमको एक ऐसा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मिल जाए जिसको हम सैंपल को, एविडेंस को लैब लाने की बजाय एविडेंस को ऑन द स्पॉट टेस्ट कर सकें। तो कंपनीज ने जनरेट किया हैंड हेल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। ये आपको प्रीलिमिनरी रिजल्ट्स देता है, ये एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता है, पर आपको एक आइडिया लग जाता है कि उस चीज़ के अंदर क्या हो सकता है पॉसिबली। तो ये हैंड हेल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स उसका एक प्रॉब्लम का सलूशन था। TDS होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स या टोटल डिजॉल्व सेडिमेंट्स। ये चेक करते हैं कंडक्टिविटी से। वो एक छोटी सी पेन जैसी निकालता है, पानी में डुबाता है और एक रीडिंग मिल जाती है। वो हैंड हेल्ड TDS मीटर या हैंड हेल्ड कंडक्टिविटी मीटर कहलाता है। उसमें एक बैटरी होती है जिससे वो चेक कर ले, जैसे ही वो दबाते हैं तो इलेक्ट्रोड के बीच में और पानी के बीच में आयन ट्रांसफ़र होता है। आयन ट्रांसफ़र होता है तो वो आउटपुट में दे देता है इतनी इलेक्ट्रिसिटी इसमें ट्रांसफ़र हो सकती है। वो आपको बता देता है इसमें इतने सॉलिड्स प्रेजेंट हैं, इतने सॉलिड्स प्रेजेंट नहीं है। दिस इज हैंड हेल्ड TDS मीटर। तो ये क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि पानी की क्वालिटी चेक करनी है, खेत में जाके पानी देखना है, पीने लायक है कि नहीं देखना है। तो हर बार पानी लेके लैब जाना पड़ता था। तो उसका सलूशन ये निकला कि हम TDS मीटर को इतना छोटा कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रोड इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी मशीन को एक पेंसिल के साइज़ में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड हैं। नहीं तो डिज़ाइन थिंकिंग के लिए अगर आप गूगल करोगे तो आपको इसमें से एक भी एग्जांपल नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर, एप्स। डिज़ाइन थिंकिंग पूरी प्रोसेस ही बेस्ड है ऐप्स को एक्सप्लेन करने के लिए। आप गूगल करोगे तो आपको सिर्फ ऐप्स के बारे में पता चलेगा, ये ऐप बना लो, वो ऐप बना लो, ऐप को ऐसे टेस्ट कर लो एंड ऑल दोज थिंग्स। आपको अपने थैंक यू।